जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला। आज हम लोग वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला को हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, वर्णों को कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, उच्चारण क्या है उनका, मात्राएं कैसे रखते हैं और वर्णों को कुल कितने प्रकार में हमने बांटा हुआ है। इस वीडियो में आप डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि किसके आधार पर वर्णों को किस तरीके से बांटा गया है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। ठीक है, तो बारी बारी से इसकी डेफिनेशन हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ण क्या है। देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। इसका मतलब है कि जिस भी वर्ण का आप या जिस भी मूल ध्वनि का आप टुकड़ा न कर सकें वह वर्ण है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, तो इसका आप कोई अलग इससे टुकड़ा नहीं कर सकते। मैं लिख देता हूँ आ, ठीक है, इसके टुकड़े आप नहीं कर पा रहे हैं। मैं लिख देता हूँ कै के टुकड़े नहीं हो सकते। तो जिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते या उनके खंड नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। और जिस अवस्था में इन वर्णों को रखा जाता है उनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ आई बात? जैसे कि यहाँ पे पढ़ते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह जैसे आपको पता है ना, क्रमबद्ध लिखे जाते हैं। ये ए, आ, ई, ए, समझ आई बात? तो ये जो क्रम व्यवस्था है, इनका व्यवस्थित जो समूह हम बना रहे हैं, इसी पूरे समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ गई आपको? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? वर्ण क्या है, ठीक है, वर्णमाला क्या होती है। ठीक, आगे देखते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 45। एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, ये बात बहुत बार पूछी जा चुकी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि उच्चारण के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं और लेखन के आधार पर कुल कितने वर्ण होते हैं। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होंगे? 45। और लेखन के आधार पर कितने वर्ण होंगे? तो 52। ठीक है, उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वर्णों को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखो, वर्णों को मूल रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं स्वर और दूसरे को कहते हैं व्यंजन। ठीक, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जान पाएंगे स्वरों की, लेकिन व्यंजन के लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से स्वरों के बारे में पढ़ेंगे, उनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, उनकी उत्पत्ति पढ़ेंगे, कितने वर्गों में बांटा गया है, मतलब आप सारा कुछ इस वीडियो में जान पाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। अभी हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां से समझिए इस बात को। देखिए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो सकता है। देखो, जब जैसे ये ध्वनि है ए, तो ए का उच्चारण हम बिना किसी अन्य प्रयोग के कर सकते हैं। हमें किसी की सहायता की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, इन सब का उच्चारण हम बिना किसी सहायता के कर सकते हैं। तो चूंकि ये आत्मनिर्भर होते हैं, इनका उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जा सकता है, इसलिए हम इनको स्वर कहते हैं। ठीक है, अब स्वरों को पुनः हमने विभाजित किया है 3 भागों में, जिसमें एक है हासु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिसको आगत स्वर भी हम बोल देते हैं। इनको मात्रिक या मात्राओं के आधार पर विभाजित स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को अभी हम और समझेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये होते क्या है। उससे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि जो ये स्वर हमने यहाँ पे लिखे हैं, जिनकी कुल संख्या 13 है, हालांकि 11 को ही स्वर माना जाता है, क्योंकि ये अंतिम जो 2 हैं इनको अयोग्य वाहक घोषित किया जाता है। अयोग्य वाहक की श्रेणी में इनको डाला जाता है। समझ आई बात आपको? हम देखते हैं इनका सबसे पहले उच्चारण स्थान, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो आप देखेंगे ए और ए, इनको कहाँ से बोला जाता है? तो ये बोलते जाते हैं कंठ से। कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। ठीक है, आपसे सवाल बनेगा कि ए या आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताएंगे कंठ है। ठीक है, ई और ई, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो आप बोलेंगे इनका उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, क्या है? तालु। ठीक,
आगे बढ़ते हैं ऊ, और ऊ इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, यानी कि होठों का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो ये हो जाएंगे ओष्ठ। री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। क्या होता है? मूर्धन्य। अब ये क्या होता है मूर्धन्य, आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, तो देखिए जब आप री को बोलते हैं री री, तो आपकी जीभ उठकर ऊपर मुख से टकराती है, ठीक है, उसी चीज को हम क्या बोल देंगे? मूर्धन्य, ठीक है। अब आ जाता है ए, ठीक है, आपको इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पहले मैं उच्चारण स्थान बताता हूं, फिर बताता हूं ये आया कैसे है। तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। क्या होता है? कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य। अब ऐसे क्यों कि कंठ और तालु को मिलाया हमने और कंठ तालव्य बोला, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ए है वो बनता कैसे है। तो ए बनता है ए प्लस ई, यदि आप इन दोनों को जोड़ देंगे संयुक्त रूप से तो ये बन जाएगा ए। इसीलिए इसे संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि दो को मिलाने के बाद यानी दो स्वरों को जोड़ने के बाद हमें इसकी प्राप्ति होती है। अब देखिए ए का उच्चारण स्थान अभी हमने क्या पढ़ा है? कंठ। ई का उच्चारण स्थान अभी हमने क्या पढ़ा है? तालु। तो इन दोनों से मिलकर बना हुआ शब्द क्या होगा? कंठ तालव्य, यानी ये कंठ तालव्य इसका उच्चारण स्थान होगा। समझ में आ गई आपके बात? उसी तरीके से जो अगले दो हैं ओ और ओ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो आप बोलोगे इनका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। क्या है? कंठोष्ठ, ठीक। कंठ प्लस ओष्ठ, क्योंकि आपको ये भी पता है यहाँ से इसको कंठोष्ठ क्यों बोले हैं, क्योंकि ए प्लस ऊ यदि आप कर देंगे तो उससे क्या बन पाता है? ओ बन पाता है। समझ आ गई बात आपके? तो इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठोष्ठ है। ये जो दो बचते हैं अंग और विसर्ग, जिसको अह भी बोलते हैं, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान इनको हम बोलते हैं अयोग्य वाहक। अयोग्य वाहक। समझ आ गई बात आपके? ये स्लाइड आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से उच्चारण स्थान डायरेक्ट पूछ लेगा कि ए का उच्चारण स्थान क्या है या री का उच्चारण स्थान क्या है। आप इसको अच्छे से देख लें और देखने के बाद इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे, जहाँ से हमने अपना सेशन छोड़ा था, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो हमने भी देखे थे 3, ठीक है। एक उसमें हमारा सबसे पहला था हास्य स्वर, ठीक। हास्य स्वर, हास्य स्वर को एक मात्रिक भी कहा जाता है, ठीक है, और इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे आप इसकी परिभाषा एक बार पढ़ेंगे, जिनके उच्चारण में कम से कम समय या मात्रा लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। हास्य स्वर 4 होते हैं, और 4 कौन कौन से होते हैं? तो ये 4 हास्य स्वर होते हैं। इनको मूल स्वर भी कहा जाता है, जैसे ए, ई, ऊ और री, ठीक है। मूल स्वर क्यों कहा जाता है इनको? देखिए मूल रूप से हैं, ये संयुक्त रूप से नहीं बने हुए, बल्कि इनका प्रयोग कर हम संयुक्त स्वर बना सकते हैं, ठीक है। वो अभी आप जानेंगे आगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में मतलब क्या है? दीर्घ का मतलब है द्विमात्रिक, ये दीर्घ है, दीर्घ का मतलब है द्विमात्रिक, ठीक है। इनको बोलने में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे पढ़ लेते हैं पहले परिभाषा, जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या होती है 7, और आप अगर ढंग से देख पाएंगे तो इनको संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनको संयुक्त स्वर भी बोला जाता है। जैसे आ है, तो आ हम कैसे बना पाते हैं? तो आप बोलोगे ए प्लस ए, ये हो जाता है आ। तो दो स्वरों के मेल से बना हुआ स्वर ही संयुक्त स्वर कहलाता है। समझ आई आपको बात? जैसे ई अभी हमने देखा है, ए अभी हमने देख पाए हैं कुछ समय पहले, ओ हमने देखा है, ठीक है, जब हम उच्चारण स्थान उनका देख रहे थे। तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगत या प्लुत स्वर, ठीक है, आगत या प्लुत स्वर। अब इसको देखिए, इसकी परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। हालांकि त्रिमात्रिक होते हैं, जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। देखिए जितना समय इनके उच्चारण में लगा ना, उनसे भी ज्यादा लगेगा, तो उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे देखिए ये शब्द लिखा हुआ ना, हे राम, तो जब राम बोलोगे आप बहुत लंबा खिंच जाएगा ये ओम, ठीक है, ओम। जैसे ये मैंने लिखा राम, ऐसे ऐसे चला जाता है, ठीक, राम। इसका मतलब इनके उच्चारण स्थान में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इन्हें आगत या प्लुत स्वर कहा जाता है। समझ आ गई बात आपके?
अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं स्वरों को और किस प्रकार से हमने विभाजित किया है। तो ये भी एक मुख्य प्रकार होगा। इसको क्या कहते हैं हम? जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर देखिए, पूरी जीभ को 3 भागों में विभाजित किया है। एक अग्र भाग होता है जो आगे वाला हिस्सा, मध्य भाग बीच वाला हिस्सा, और पार्श्व भाग यानी कि पीछे वाला हिस्सा। इन्हीं के आधार पर हमने स्वरों को भी विभाजित किया है, यानी कि जिस स्वर के उच्चारण में हम आगे का हिस्सा जीभ का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं अग्र स्वर। समझ में आ गई बात आपके? इसकी परिभाषा आप देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगण्य या अग्र भाग काम आता है उन्हें अगण्य स्वर या अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे ई, ए या मतलब ए। समझ में आई बात आपके? तो इसमें क्या है, जब आप इनका उच्चारण करेंगे ना तो जीभ का अग्र भाग प्रयोग होगा। समझ आई बात आपके? आगे देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर मतलब जिसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे कि ए, जब आप ए का उच्चारण करेंगे ना तो जीभ का मध्य भाग काम करेगा। ठीक है, आगे और इस भाग का अंतिम जो है वह पार्श्व स्वर। पार्श्व स्वर में जीभ का पिछले वाला हिस्सा काम करता है। समझ में आई बात? देखिए, उच्चारण में जीभ का पार्श्व भाग काम करता है, जैसे आ, उ, ओ, औ। ठीक है, तो इन सभी के उच्चारण में आपकी जीभ का पीछे का भाग काम करेगा और इसीलिए इसे पार्श्व स्वर कहा जाता है। समझ में आगे हो गए जीभ के आधार पर हमने किस तरीके से विभाजित किया है और कैसे हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मुंह के खुलने के आधार पर स्वर। मुंह के खुलने के आधार पर स्वर, यहां से समझिए आप लोग। जैसे बोलते हैं विव्रत। ठीक, विव्रत मतलब कि खुला हुआ, ओपन, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है। जैसे जब आप करेंगे उच्चारण आ का, आ, तो मुंह पूरा खुलता है एकदम। ठीक है ना, ओपन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत का मतलब होता है आधा खुला हुआ। ठीक है ना, हाफ ओपन। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुलता है, जैसे कि ए, ओ, अंग। ठीक है, तो आधा मुंह खुला हुआ है तभी हम इनका उच्चारण कर लेते हैं। समझ में आ गई बात आपके? तो इनको किस श्रेणी में रखेंगे? इनको रखेंगे अर्ध विव्रत की श्रेणी में। ठीक है ना। संवृत दरअसल यहाँ पे बंदी होता है, क्लोज इसका मतलब बोला जाता है कि जब मुंह बिल्कुल बंद हो तब उच्चारण, लेकिन मान लिया जाता है कि कुछ खुला होता है, बहुत कम मात्रा में। जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। ठीक है ना, जैसे आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे अच्छे से, ई, ऊ। ठीक है, तो जब इनका उच्चारण करते हैं हम लोग, ठीक, तो क्या होता है? मुंह बहुत कम खुलता है। ठीक, आप उच्चारण करके इनका देखिएगा तो आपको समझ में आएगी कि मुंह बहुत कम खुल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप उच्चारण करने बैठ जाओ, वहाँ नई प्रकार के आप एक ध्वनि प्रकट कर रहे हैं, फिर एग्जामिनर वो जब सिक्योरिटी टीम होगी वो आपका ऊ निकाल देगी वहाँ से। ठीक, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, बस अपना याद करो कि इनका उच्चारण स्थान क्या होगा। ठीक, अब देखते हैं अर्ध संबंध। देखो यहाँ बिल्कुल ना के बराबर खुला हुआ था। ठीक है, यहाँ अर्ध मतलब कि थोड़ा बंद होगा, थोड़ा खुला रहेगा। जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद होता है, जैसे ए और ओ। ठीक, आधा बंद है आधा ओपन है, तो उसे डालते हैं अर्ध संवृत की श्रेणी में। समझ आ गई बात आपके? अब देखते हैं आगे की ओर कि और किस प्रकार से हमने इन्हें बांटा हुआ है। तो एक होता है होठों की स्थिति के आधार पर। ठीक, अब ये होठों की स्थिति के आधार पर भी हम स्वरों को विभाजन करते हैं। जैसे अव्रतमुखी। ठीक है, देखो यहाँ से ए ही समझ में आ रहा है। ए मतलब मना करना, किस चीज को मना कर रहे हैं ना। अव्रत, व्रत मतलब होता है गोलाकार। ए गोलाकार मतलब जब भी आपके होठों की अवस्था गोलाकार न हो, वही वाले स्वर हमने इसमें डाले हैं। जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते। ठीक है ना, यहीं से समझ जाया करो आप इसको कि ये बोलना क्या चाह रहा है। गोलाकार नहीं होते। ठीक है, जैसे आप उच्चारण करेंगे ए, फिर आ, ई, ए। ठीक है, तो जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो जो आपके होठों की अवस्था है वो गोलाकार नहीं होती, तो इसीलिए इनको किस श्रेणी में डाला गया है? अव्रतमुखी श्रेणी में। ठीक, आगे देखें व्रतामुखी श्रेणी। ठीक, इसमें क्या होता है? व्रतामुखी पता ही चल रहा है गोलाकार हो जाएंगे। फिर जिन स्वरों के उच्चारण से होठ व्रतामुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे ऊ, ओ। ठीक, औ, अंग।
तो जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो होठों की अवस्था कैसी हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। समझ में आ गई बात आपके? ये सभी आपको याद करने हैं, ठीक है। एक बार दोहरा लेंगे, उच्चारण आप करके देख लेंगे तो आपको इनको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये लास्ट होगा हमारा स्वरों का विभाजन, और ये कहता है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, ठीक है। यानी जब आप किसी का उच्चारण करते हैं तो नाक या मुंह से हवा जब निकलती है उसके अनुसार हम इनका उच्चारण कर पाते हैं, तो इन्हें बांट पाते हैं। जैसे निर्नुनासिक स्वर, या हम इसे इन्हें कहते हैं मौखिक स्वर, ठीक है। जैसे समझ लेते हैं यहाँ पे, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे ए, आ, ई, ठीक है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना तो हवा यानी कि वायु जो है वो केवल मुख्य द्वार से यानी मुंह से निकलती है। समझ आ गई बात आपके? लेकिन उसी के एक अलग होता है अनुनासिक। अनुनासिक में मतलब क्या है, इनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जैसे आप बोलते हैं ना अंग, अंग, समझ में आई बात, ठीक है। जब आप बोलते हैं तो उच्चारण जब आप इनका करोगे तो हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलेगी, ठीक है ना। अनुनासिक बोला जाता है इनको, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल में पूछ लिया जाता है, ठीक। मैं आपको यहीं एक बार स्वरों की मात्रा और बता देता हूँ, ठीक है। मात्रा के आधार पर यानी मात्रा में किस तरीके से हम लोग उनको बांटते हैं। जैसे हालांकि ये बात आप बाद में भी पढ़ पाएंगे, छंद में भी मात्राओं का बहुत प्रयोग होता है। जैसे ए की तो कोई मात्रा होती नहीं है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जब आ को लिखते हैं तो आ की मात्रा क्या होती है, आ को ऐसे लिखा जाता है, ये यानी जिस शब्द के पीछे आप आ जोड़ दोगे वहाँ एक आपको डंडा लगाना पड़ेगा। जैसे कै है, कै के पीछे यदि आपने आ ऐसे लगा दिया तो मतलब ये बन जाता है का, है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप ये आ जोड़ दोगे यहाँ पे, ठीक है, आ, ऐसे ही जैसे ये हो जाता है ई, तो ई की मात्रा क्या हो जाती है, ये तो छोटी ई है तो ई की मात्रा आ जाती है ऐसे। समझ पा रहे होंगे आप इस बात को, ठीक है। ठीक उसी के साथ साथ बड़ी ई, ठीक, ये तो ये मात्रा ऐसे आ जाती है, ठीक। उसके बाद ऊ की मात्रा कैसे होगी, ऊ की मात्रा ये हो जाएगी। फिर ऊ की मात्रा कैसे होगी, ऊ की मात्रा ये हो जाएगी, ठीक। फिर आ जाता है हमारा री, री की मात्रा कैसे होगी, तो री की मात्रा ये हो जाती है, ठीक है, री। फिर आ जाता है हमारा ए पे एक मात्रा लगेगी, ठीक है ना। ए पे मतलब कितनी मात्रा लगेगी, आप बोल दोगे दो मात्रा लगेगी, ठीक है ना, दो मात्रा। ये इसमें डंडा नहीं आता, मैं एक बार इसको ठीक कर देता हूँ, ये उस शब्द पर ही लगती है, ठीक है, ये उस शब्द पर ही लगती है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा ए तक। अब बढ़ते हैं ओ, जैसे ओ है ना तो ओ की मात्रा इस पे आता है डंडा ऐसे, ठीक। देखो ये मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ, जब किसी शब्द पे ए लगेगा ना तो जैसे ये होगा कै, तो ये लग चुका है यहाँ पहले से, लेकिन जब किसी शब्द पे ओ लगेगा तो इसको बोलते हैं को, है ना। ये कै पे मैंने लगा के आपको दिखाया है एक बार, ठीक। अब बढ़ जाते हैं आगे, तो ओ, ठीक, यानी कि इस पर दो ही मात्रा होगी, दो मात्रा यहाँ पे लग गई। फिर आ जाता है अंग, यानी कि कोई भी एक है उस पर अंग लगा दिया हमने। और लास्ट में अह यानी कि विसर्ग, तो विसर्ग का हम सीधा सीधा सा प्रयोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। बहुतों को ये बात पता होगी, बहुतों को नहीं पता होगी, ठीक है। मैंने उनके लिए ज़्यादा बताया जिनको बिल्कुल एकदम सही से ये करना है। आज की वीडियो यदि आपने कंप्लीट देखी है तो स्वरों का पूरा अध्ययन आपको हो गया होगा। मैंने कुछ नहीं छोड़ा इस टॉपिक में, उच्चारण स्थान बताए हैं, मात्राएं बताई हैं, स्वरों को किस किस तरीके से हमने विभाजन करा है, क्यों इस तरीके से विभाजन करा है, उनको सारी याद करने की प्रक्रिया भी मैंने आपको बताई है, ठीक। अगली वीडियो यानी अगला लेक्चर जो होगा वो आपका व्यंजन पे होगा, और इसी तरीके से हम पूरे व्यंजन उसमें कवर करने वाले हैं। आई होप पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, आप अच्छे से इसको कवर करना, अच्छे से नोट्स बनाना, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।